हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के बाद आती हैं। पहले आपने पढ़ा था, पहले वीडियो में आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, और अब आज पढ़ रहे हैं आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। असली इसमें होता क्या है कि जो कोई भी आवेश होता है वो अपने परिवेश को, अपने चारों ओर के एरिया को प्रभावित करता है। वो क्यों प्रभावित करता है कि ये एक तरह से एक रेखाएं उत्पन्न करता है। इस तरह से ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यह अपने चारों ओर त्रिज्यीय होती हैं, रेडियल होती हैं। रेडियल रेखाएं यानी ये लाइंस जो होती हैं वो रेडियल होती हैं। ऐसे ही ये बाहर की ओर होती हैं। धनावेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होती है। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये फ्लक्स लाइंस जो होती वो अंदर की ओर होती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है। इस तरह से ये सभी त्रिज्यीय होती हैं। ये इतनी चार नहीं होती, ये अनेक होती हैं, असंख्य होती हैं। ये असंख्य यानी इसका मतलब ये है कि इनका जो डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इस चार्ज का जो मान होगा वो उतना ही अधिक होगा। यदि ये फ्लक्स रेखाएं जितनी ज्यादा हैं यानी इस चार्ज का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अधिक होगा, ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही अधिक होगा। यदि ये फ्लक्स लाइंस कम होंगी, कम है, ऐसे कम है, तो इसका इस चार्ज का मान कम होगा, इस आवेश का मान कम है, इस आवेश का मान अधिक है, इस आवेश का मान भी अधिक है इसकी तुलना में। इस चार्ज का मान कम है, इसका मान अधिक है, इसका मान अधिक है, इसका मान कम है, क्योंकि इसमें फ्लक्स लाइंस का जो डेंसिटी है यानी घनत्व हो वो अधिक है, इसमें फ्लक्स लाइंस का जो डेंसिटी है वो कम है, और इसमें फ्लक्स लाइंस का डेंसिटी अधिक है, इसमें फ्लक्स लाइंस का डेंसिटी यानी कम है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम है तो इसका मतलब है इस चार्ज का मान कम है, यानी इसका परिमाण कम है इस आवेश का। अब इसके बाद आप देखेंगे, अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी। इसका मतलब है ये धन आवेश से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। ये धन आवेश से निकलती हुई मानते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से ही निकलती मानते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। या धन आवेश ना हो कहीं पर तो ये अनंत तक जाती हैं, यानी अनंत तक जाएंगी। इसके पास कोई ऋण आवेश नहीं है तो ये अनंत तक जाएंगे। और यदि इसके पास ऋण आवेश है तो धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश तक जाती है। वो अभी आपसे डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहां पे ये ऋण आवेश है। ये निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण वक्र जो धन आवेश के पथ को प्रदर्शित करती हैं। ये सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के पथ को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिससे होकर धन आवेश गति करता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र यानी स्मूथ कर्व होती हैं जिससे होकर धन आवेश गति करता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम अभी प्रदर्शित कर रहे थे, इस पर से होकर धन आवेश गति करता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। यदि इसके पास कहीं पे ऋण आवेश है तो ये रेखाएं हैं इसको आकर्षित कर जाएंगे, यानी इस धन आवेश को आकर्षित कर जाएगा ये ऋण आवेश, इसलिए ये मुड़ जाएगा, वक्र बन जाएगा।
यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिससे होकर धनावेश गति करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिएगा इसमें आगे, इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से चलकर इधर भी हो सकती हैं, यहां से चलकर इधर भी हो सकती है। ये इस तरह से चलती हैं और इधर की ओर चलती हैं। ये खुला वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो होती हैं ये खुला वक्र होती हैं, खुला वक्र। आप पढ़ रहे थे यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। परंतु एनसीईआरटी में यह माना गया है कि विद्युत बल रेखाएं न कहकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना अधिक प्रभावशाली होता है। इसका कारण होता है कि विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं? इन्हें विद्युत बल रेखाएं इसलिए कहते हैं कि आवेश के चारों ओर एक प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये मान लो आवेश है, इसके चारों ओर एक प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रभावी क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाते हैं, किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो ये एक बल का अनुभव करता है। ये बल, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर बल का अनुभव करेगा। यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की ओर एक बल का अनुभव करेगा, इधर की ओर बल का अनुभव करेगा। इस तरह से यदि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर, अंदर की ओर है तो ये ऋण आवेश है तो अंदर की ओर एक बल का अनुभव करता है। इसलिए इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये एक रेखा यानी एक क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। ये क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। जैसे मान लो ये धन आवेश है और ये धन आवेश है, इसका मतलब ये केंद्र हो गया और ये चारों ओर वृत्तीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए इनको एक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये दो प्रकार से, दोबारा से, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इसलिए कहते हैं कि ये किसी अन्य आवेश पर एक बल उत्पन्न करती हैं। दूसरा, इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने चारों ओर एक वृत्तीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं जिन्हें एक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक स्मूथ कर्व होती हैं, इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती हैं जिससे होकर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। अब इसके बाद आपको इसके गुण बताएंगे, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज देखिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही देते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिससे होकर धन आवेश गति करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरा नंबर देंगे इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निर्गत होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। पहले में आपको डेफिनेशन देनी है, दूसरे में आपको यह बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न होती हैं और कहां जाती हैं। धनावेश से उत्पन्न होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरे पॉइंट में इसी में एक और देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर अनंत से आती हैं, ऋण आवेश की ओर अनंत से आती हैं।
इस तरह से ये धन आवेश से, ये ऋण आवेश से। तीसरा पॉइंट देना है कि धन आवेश के पास यदि ऋण आवेश भी है, धन आवेश के पास ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश तक पहुंचती हैं। धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश तक पहुंचती हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें चौथा पॉइंट आपको इस तरह से दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट रही, यानी इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब क्यों नहीं काटती, देखो मान लो काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि बताया था। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है और कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मान लो एक क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, एक क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, तो ये दो यहां पे दो दिशाएं बन जाएंगी, एक इधर और एक इधर। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं होती क्योंकि ये एक सदिश राशि है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को, ये अच्छा पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए ये असंभव है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। मतलब यही होता है कि ये कभी नहीं काटेंगी। पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान आवेश से उत्पन्न होती हैं और दोनों समान आवेश एक दूसरे के पास रखे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेश से उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास रखे हैं समान आवेश, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी तरह से एक दूसरे को, यानी समान आवेश से उत्पन्न हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऐसे ही ऋण आवेश वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती, इस तरह से आती हुई इस तरह से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे इसका सातवां पॉइंट दे सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हैं। मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर खींची गई स्पर्शी रेखा, किसी बिंदु पर भी खींची गई स्पर्शी रेखा, टेंजेंशियल लाइन, यानी टेंजेंशियल लाइन इस जगह पर खींचे तो इस तरह से, इस जगह पर खींचे तो इस तरह से, किसी भी स्थान पर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, टेंजेंट लाइन, टेंजेंशियल लाइन, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, पर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग हो सकती है, और लेकिन एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा तो एक ही है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही है। क्यों? इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखा, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह से कोई समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ ऐसा है नहीं कोई पृष्ठ है, जैसे यहां पे हम देख लेते हैं, ये समविभव पृष्ठ मान लें। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव अभिलंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव अभिलंबित होती हैं और समांतर होती हैं। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस समविभव पृष्ठ यूके पोटेंशियल सरफेस, यूके पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ कहते हैं इसको, और इसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं सदैव परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे इस तरह से मेरा हाथ है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होंगी इस पर, ऐसे ये बोर्ड है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव इस तरह से होंगी, इसलिए समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक 9वां पॉइंट इस तरह से कर सकते हैं कि 9वें पॉइंट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये एक समविभव पृष्ठ है, ये मान लो धन आवेश है, ये धन आवेश है और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निर्गत होती हैं। ये एक समविभव पृष्ठ है, इसके चारों ओर दूसरा हम एक गोला खींचे इसको केंद्र मानकर, तो ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, और इसके बाहर एक और रेखा खींचें तो देखते हैं हम यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, अब इस जगह पर देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, लेकिन इतनी ही जगह पर यहां पर देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती आती हैं, तो दूरी बढ़ने के साथ, आवेश से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाता है। इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था E समानुपाती 1/r²। इसका मतलब दोबारा से सुने कि हम इस गोले में देख रहे हैं ये धन आवेश है, इस धन आवेश के चारों ओर हमने समान वृत्त लिए हैं, यानी अलग अलग त्रिज्या के समान वृत्त लिए हैं। ये अलग त्रिज्या का वृत्त है, ये अलग त्रिज्या का वृत्त है, लेकिन देख रहे हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस पर देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और यहां पे दूसरे वाले पे देख रहे हैं आगे वाले पे, तो इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो गई हैं, तो इसका मतलब है यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो गया है। ऐसे ही एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से हैं। हम ये देखें कि यहां पर एक गोला, एक समान पृष्ठ लें और फिर एक समान पृष्ठ इसी प्रकार का यहां पे देखें, तो ये देख पा रहे हैं कि इससे होके तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं और इससे होके एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दूरी के बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाता है, अर्थात यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी कम होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, ये इस तरह से इनको यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह दें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कह दें, एक ही बात होती है, लेकिन ये दोनों को कहने का अर्थ अलग होता है। फोर्स लाइन बल उत्पन्न करती है किसी आवेश पर, और लाइंस इसलिए लाइन शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं इनको। आगे का पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत अच्छा पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव।
देखो विद्युत द्विध्रुव, इसमें विद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव, विद्युत के दो ध्रुवों यानी आवेश के दो ध्रुवों, आवेश को विद्युत कहते हैं, आवेश के यानी विद्युत के दो ध्रुव हों तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दो ध्रुव से मतलब ऐसा नहीं कि धन धन सिरे हों, इसमें ऐसा होता है दो विपरीत प्रकार के सिरे होने चाहिए, एक धन सिरा धन आवेश होना चाहिए और एक ऋण आवेश होना चाहिए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ऐसी युक्ति जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, ऐसी युक्ति ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस यानी अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी युक्ति को हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। दोबारा से एक बार फिर, ऐसा सिस्टम, ऐसी युक्ति जिसमें दो आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति अपोजिट नेचर, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी युक्ति को, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब जैसे KCL है, K पर धन आवेश होता है और Cl पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर 1.24 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रॉम यानी अल्प दूरी है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू रेज पावर -10 मीटर। ये बहुत वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी युक्ति को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। KCl, NaCl, अब देखो HCl। अब देखना इसमें हम ये विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे थे, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक बार रिपीट कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसी युक्ति को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिसमें दो, देखो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाता है छोटा सा, इस पर पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव लिखा जाता है और ये Q प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखा जाता है। कुछ किताबों में 2L लिखा जाता है, 2L डिस्टेंस या 2a डिस्टेंस। तो इस तरह से ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब कुछ पदार्थों में परमाणु भी होते हैं, परमाणु जो अणु होते हैं, अणुओं में ऐसी नेचर पाई जाती है। अणुओं में जैसे KCl का अणु होता है, उसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से कुछ अलग होता है। धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से कुछ अलग होता है, इसलिए उसमें दो ध्रुव बन जाते, उस अणु में दो ध्रुव होते हैं। जैसे क्या है बताओ, धनावेश एक ध्रुव हो गया, ये ऋणावेश ये दूसरा ध्रुव हो गया, ऐसे दो ध्रुव बन गए, इसलिए उसको ध्रुवीय अणु कहते हैं। कौन सा? ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल यानी पोलर अणु कहते हैं। इसमें एक और दूसरा है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसमें धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के संपाती नहीं होता। जी तो यहां पे
मतलब धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, वो नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। अब ये ध्रुवीय अणु का उदाहरण है, ध्रुवीय अणु है, और ये इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, एक ही जगह पर होता है, संपाती नहीं होते, संपाती होते हैं। तो इसका मतलब होता है संपाती, इसका मतलब एक ही बिंदु पर होना। तो अब एक ही बिंदु पर होंगे तो इसमें दो ध्रुव नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह से ये यहां पे मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव बताया। अब आगे इसी में एक परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सिंपल सा है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसमें क्या है कि पहले तो डेफिनेशन वही है जो विद्युत द्विध्रुव की है, जिसमें दो आवेश हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तब इनमें से मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और बीच की इसकी डिस्टेंस 2a है। अब हम इसकी जो डेफिनेशन बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P स्मॉल, इससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से या स्मॉल p से, दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें से विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल टू, हम जो लिखते हैं, एक इनमें से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब आप अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, कि पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी होती है, उसके बाद फिर इसको बताना होता है। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण Q है, ये भी Q है, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तब उनमें से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल यानी मल्टीपल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तब उनमें से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, P इज इक्वल टू 2QA। इसका जो मात्रक होगा, ये कूलाम मीटर, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर। इस तरह से ये मात्रक हैं इसके। इसकी जो डायमेंशन होगी, यानी बिमा डायमेंशन बोलते हैं इसको, बिमा, आवेश की विमा 80 होती है, और ये डिस्टेंस है, इसकी विमा L होगी, ATL। दोबारा से एक बार रिपीट, Q इज इक्वल टू IT से, आपको रटना नहीं है, Q इज इक्वल टू IT से, ये धारा है, विद्युत धारा है, इसकी विमा A होती है, विमीय सूत्र A होता है, और समय का विमीय सूत्र T होता है, इसलिए AT, और यहां डिस्टेंस है A, डिस्टेंस है, इसकी विमा L, विमीय सूत्र L होता है, इसलिए इसको ATL Q का और इसका ATL होता है। यहां पे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है।
सदिश राशि है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि है तो इसकी दिशा माइनस Q से, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है P की वो माइनस से प्लस आवेश की ओर मानी जाती है। इसकी जो डायरेक्शन है इससे यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत यानी ये माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होती हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की यानी माइनस से प्लस की ओर मानी जाती है। अब देखिएगा विद्युत ध्रुव सदिश राशि, तो इस सूत्र को सदिश रूप में निरूपण करना, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इज इक्वल टू 2QA। Q इस पे तो मात्रक लगेगा, इस पे तो वेक्टर लगेगा नहीं, तो किस पे लगेगा? A पर। A जो होता है यानी दूरी होता है यानी विस्थापन होता है, इसलिए जो वेक्टर लगेगा वो इस पर लगेगा। इस तरह से ये विद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। अब आप इसमें आगे देखेंगे विद्युत ध्रुव का आघूर्ण हो गया, इसके बाद विद्युत यानी अक्षीय और विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डेरिवेशन है और उस डेरिवेशन को हमें आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से होती है, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, एंड ऑन पोजीशन, और एक होता है इसमें, एक तो होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। एक ब्रॉड साइड पोजीशन, एक एंड ऑन पोजीशन, एक ब्रॉड साइड पोजीशन। तो मैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूं आपको, अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन का मतलब एंड यानी सिरे से। तो देखो यहां पे एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत ध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश है। एक दूसरे से ये 2a दूरी पर रखे हैं, 2a दूरी पर। ये इस तरह की युक्ति जो होती है विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसको AV से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। इसके एक सिरे से, चाहे इधर चाहे इधर, हम इधर ले रहे हैं, इस सिरे से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, सिरे, क्योंकि हमने एंड कहा है, एंड मीन सिरा होता है। सिरे से किसी अक्ष पर यानी सिरे से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका एक मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट, इसे O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब O से प्रदर्शित करा तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो ये इधर वाला जो भाग है वो A हो जाएगा, A,
और यहां से यहां तक का जो भाग होगा वो a होगा। इस तरह से कुल मिला के a और a 2a हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर p बिंदु, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर था p बिंदु। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस a होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो ये यहां तक r है और यहां से यहां तक a है, तो कुल मिला के r प्लस a हो जाएगा। ये यहां तक a है, यहां से यहां तक r है, तो शेष कितना रह जाएगा, यानी इतना घट जाएगा, तो ये बच जाएगा r माइनस a। एक इस जगह पर कंसीडर होना है कि इस जगह पर देखना है कि ये माइनस, अभी आपको बताया था प्लस चार्ज जो होता है इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। तो अब बताओ इस प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र यहां पर किधर होगा, बाहर की ओर, यानी इससे दूर की ओर, तो दूर की ओर इधर, ये E1 है। E1 वेक्टर। अब इससे ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, अभी आपने पढ़ा कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, उसी आवेश की ओर होती हैं। तो अब इस आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर, यानी माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। ये E2 वेक्टर। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक विद्युत ध्रुव द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल AB का निर्माण होता है। इसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम E1, अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 इज इक्वल टू, अब बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण हमने यहां पे विद्युत क्षेत्र क्या माना था, E1 बराबर
1/4πε0 Q अपॉन, देखो आपने पढ़ा फॉर्मूला E इज इक्वल टू एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसी के आधार पे हमें यहां से यहां तक की दूरी लिखनी है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है यानी प्लस क्यू आवेश से यहां तक की जो दूरी है वो R प्लस ए है, इसलिए यहां पे R प्लस ए लगाएंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले का उपयोग करा, R की जगह पर R प्लस ए लगाया है हमने, लेकिन वेक्टर रूप में हम इसे प्रदर्शित करें तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इस पर हम वेक्टर नहीं लगा सकते, तो यहां पे हमें दिशा दिखानी पड़ेगी। बताओ E1 की दिशा आपको किधर से किधर मालूम पड़ रही है? आपको E1 की दिशा इस साइड में मालूम पड़ रही है, तो इसका मतलब है A से P की ओर है इसकी दिशा, AP वेक्टर। इकाई सदिश लगा दो इस पे, A से P की ओर है, या आप ऐसे ना लिखें, A से P की ओर लिख सकते हैं, A से P की ओर, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम इसका परिमाण ले लें दोनों ओर, यही फॉर्मूला आ जाएगा। इसका परिमाण लिया तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए AP। और इसका अब E1 क्योंकि परिमाण लेने पर वेक्टर हट जाता है, तो फिर इसको हमें लिखना नहीं होता, इसको तो केवल हमने अपने समझने के लिए कि डेरिवेशन गलत ना हो जाए इस वजह से इसे लिख लिया जाता है, इसको हम हटा देंगे। तो देखना पहले, क्योंकि ये तो अब आ जाएगा, ये वाला इससे ये वाला आ जाएगा, तो देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये AP वेक्टर है, तो इसका परिमाण लेंगे, तो AP वेक्टर का परिमाण लिया तो ये कितना हो जाएगा, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, यानी ये हिंदी में लिख रहा है, ये इंग्लिश में लिख दिया है यही चीज। तो अब देखो क्या हो जाए, बस माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड, R प्लस नहीं है यहां पे, अभी देखा था हमने कि यहां पे जितो किसके कारण था, ये माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस R माइनस ए, तो ये कितना आएगा यहां पे, R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब P बिंदु पर रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, यानी P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू, अब बताओ ये दोनों माइनस में विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो देखना E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। अब पहले ये देखो कि क्या किसको हम माइनस में लें किसको हम प्लस में लें,
क्योंकि ये विपरीत दिशाएं दोनों की, तो हमें बीच में माइनस चिन्ह लाना है। तो किसको हम E2 में से E1 को घटाएं, E1 में से E2 को घटाएं या E2 में से E1 को घटाएं, ये हमें नहीं पता। तो ये हमें इन फॉर्मूलाओं के आधार पे पता पड़ता है कि किस में से किसको घटाएं। जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटाया जाएगा। तो देखो यहां पे कितना है, r प्लस a का होल स्क्वायर। ये ज्यादा संख्या है, ये कम संख्या है। जब किसी में इसमें देखो इस q में इस अधिक संख्या का भाग लग रहा है तो आंसर कम आएगा। और ये क्या है, q r माइनस a, ये कम संख्या है। किसी में q में यानी कम संख्या का भाग देंगे तो आंसर अधिक आएगा। इसका मतलब E1 अधिक है कि E2 अधिक है। अब हमें इससे पता पड़ गया कि E2 अधिक है, तो अब हमें यहां पे E2 माइनस E1 लिखना पड़ेगा, E2 माइनस E1। अब इस जगह पे E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि हमने यहां पे परिमाण पहले ही हटा दिए हैं, इसलिए यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q कॉमन कर लिया, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करते हैं, 1/4 यानी Q अपॉन लिख लें इसको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर R प्लस A यानी एलसीएम कर रहे हैं का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इस तरह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो यह आ जाएगा यहां पे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस चिन्ह, अब माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस प्लस 2RA अपॉन, देखो एक कोष्ठक में R माइनस A है, एक कोष्ठक में R प्लस A है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर भी लग रहे हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा कुछ संख्याएं कट रही हैं, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाएगा, A स्क्वायर से ये A स्क्वायर कट जाएगा, तो 2RA हो जाएगा, 2RA। देखने यहां पे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर बच रहा है 2RA और 2RA, तो ये हो जाएगा 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं ये परिभाषा में आपको बताया गया था, इसकी डेफिनेशन विद्युत ध्रुव की डेफिनेशन में 2A इज वेरी स्मॉल,
समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी ये अल्प दूरी है और ये वाली जो दूरी अधिक है, तो देखना a का मान जो होगा वो बहुत कम है और r का मान बहुत अधिक है, और जब उनका स्क्वायर हो जाएगा r इज ग्रेटर देन a, सो r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम r यानी इसकी तुलना में a को छोड़ सकते हैं, यानी r स्क्वायर a स्क्वायर को छोड़ने पर इसको छोड़ सकते हैं। तो देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 जो हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं R और 2 को 2 भाग कर लें 2 और Q, यानी Q को अलग इस जगह से हटा के इस जगह पे कर सकते हैं 2QA और 2 यहां पे लग ही रहा है अपॉन R स्क्वायर नहीं होगा, R स्क्वायर पे भी होल स्क्वायर लग रहा है, मैंने A स्क्वायर को ही तो छोड़ा है ना, R स्क्वायर यहां पे है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये होल स्क्वायर, परंतु P इज इक्वल टू 2QA, देखिएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 जो हो जाएगा 2R इंटू P अपॉन R की पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2P अपॉन R3। इस तरह से 2P अपॉन R3 आ जाएगा और इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है। एक बात इसमें और है, ये वेक्टर रूप में भी लिखा जा सकता है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में P इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R3। अब देखिएगा इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, क्योंकि ये भी वेक्टर राशि है, ये E है, इसकी वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि, तो हमें यहाँ पे भी वेक्टर राशि लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर राशि है तो विद्युत ध्रुव का आघूर्ण भी वेक्टर राशि है, लेकिन इसकी दिशा किधर से किधर है, दोनों की दिशा समान है तो प्लस चिन्ह आएगा और यदि दोनों की दिशा विपरीत है तो माइनस चिन्ह आएगा। अब हमने ये देखा था कि E2 की वैल्यू तो ज्यादा थी, E1 की वैल्यू ज्यादा कम थी, E2 की वैल्यू अधिक है और E1 की वैल्यू कम है, तो इनका जो परिणामी था वो E इधर की ओर होगा, E की दिशा इधर है। और इसमें भी हमने ये देखा कि विद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर बताइए, यानी P की दिशा जो है वो माइनस आवेश से प्लस इधर की ओर है, तो दोनों की दिशा समान है कि असमान है, तो यानी समान दिशा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव को लगाते नहीं है, तो ऐसे आप कुछ छोड़ सकते हो। न्यूटन प्रति कूलम, आपको ये यहाँ पे ये बताना है कि ये न्यूटन प्रति कूलम है कि इसकी जो ये आपको बताना है इन दोनों की दिशा समान होगी, यानी E और P की दिशा समान होती है।